Hello guys, welcome back to the channel YouTube Demystify. We will be continuing with our Philosophy of Law syllabus, Bachelor of Arts in Philosophy, Semester 5. This is our DSE, Discipline Specific Elective. The Obligations to Obey the Law by J.L. Mackey. तो क्या ज़रूरत है, क्या ऑब्लिगेशन है कि हम लॉ को ओबे करें ही सही, लॉ को फॉलो करें ही सही। तो ये ऑफकोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये ट्रू है कि लीगली तो देखा जाए तो लॉ को ओबे करना ही है, क्योंकि हमारे पास एक प्रोविजन है कि लॉ को ओबे ना करने से हमें पनिशमेंट मिलेगा, वो एक ऑफेंस माना जाएगा। लेकिन क्या लॉ को ओबे करना मॉरल ऑब्लिगेशन है? लीगल ऑब्लिगेशन तो है, अकॉर्डिंग टू लॉ तो हमें लॉ को ओबे करना है, लेकिन क्या मॉरली हमें लॉ को ओबे करना है? हमें डिस्कस कर सकते हैं सिर्फ उस केस में जब हम मॉरल ऑब्लिगेशन की एक जनरल थ्योरी पे आए, उसको हम मॉरल ऑब्लिगेशन को समझ सके। तो सबसे नेचुरल तरीका इस क्वेश्चन को समझने का ये होगा कि कुछ हार्ड ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स होते हैं मॉरल ऑब्लिगेशन के, ठीक है। तो जो मॉरल ऑब्लिगेशन होता है उसके कुछ ऐसे हार्ड फैक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स होते हैं जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, वो है ही सही। और ये फैक्ट्स जो है वो इंट्रिंसिक प्रिस्क्रिप्शंस है या रिक्वायरमेंट्स है दैट आर ट्रूथ्स लाइक एनी अदर ट्रूथ्स प्रायर टू आवर बिलीव्स और अदर एटीट्यूड टुवर्ड्स देम बट कमांडिंग आवर असेंट। तो ये जो हार्ड ट्रूथ्स है ना, ये बेसिकली उसका इंट्रिंसिक नेचर है और ये ट्रूथ्स है, ये एब्सोल्यूट ट्रूथ्स है, जो कि चाहे हम उसमें बिलीव रखें या ना रखें, चाहे हम उसको माने या ना माने, हमारा एटीट्यूड्स कुछ भी हो उनको लेकर, लेकिन ये फैक्ट्स जो है वो ट्रू रहेंगे और ये हमें कमांड करते हैं, हमारे बिहेवियर को कमांड करते हैं, ठीक है। तो कोई भी थरली ऑब्जेक्टिव प्रिस्क्रिप्टिव मॉरल फैक्ट एग्जिस्ट करता नहीं। कोई भी ऐसा मॉरल फैक्ट नहीं है जो बहुत ही प्रॉपर थरली एग्जामिन्ड है, थरली डिस्कस्ड और प्रॉपर ऑब्जेक्टिव है कि वो यूनिवर्सली एज सच फॉलो होता है। लेकिन अभी के लिए हम इस थ्योरी को Mackey will take this theory for granted. There is then no objectively prescriptive obligation to obey the law for the simple reason that there are no objectively prescriptive obligations at all. तो कोई prescriptively objective मतलब चाहे कोई भी situation हो, चाहे कोई भी circumstance हो, ऐसे कोई obligation नहीं है जो हमें चाहे कुछ भी हो जाए वो follow करना ही है। Subjective is something जो person to person differ करे, situation to situation prefer करे, लेकिन objective is something which will stay as it is, उसके ऊपर कोई effect नहीं आएगा। तो कोई ऐसे objective prescriptions या obligations पहली बात तो exist करते ही नहीं है, और इसी तरीके से कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल है भी नहीं, ऑब्लिगेशन है भी नहीं कि हम लॉ को भी फॉलो करें, ठीक है। अबैंडनिंग दिस अप्रोच टू द क्वेश्चन वी माइट रादर स्पीक विद इन सम सिस्टम ऑफ मॉरल थॉट। लेकिन कहीं ना कहीं हम लीगल लॉ लॉज को, लीगल सिस्टम को कहीं ना कहीं हम मोरालिटी को दे सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर भी ऐसा कोई सिस्टम होता है वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट होती है कि हम कोई ना कोई मॉरल एक्शन या कोई ना कोई मोरालिटी उसमें प्री सपोज करें ही सही। जैसे अगर हम किसी भी सिस्टम की बात करें तो एक ऑब्लिगेशन होता है किसी भी सिस्टम में कि हमें कुछ ऐसे एक्शंस फॉलो करने ही हैं जिससे उस सिस्टम को बेसिकली हमारा सैंक्शन मिल सके। तो उस सेंस में एक ऑब्लिगेशन है क्या लॉ को फॉलो करने का है, ऐसा एक ऑब्लिगेशन है लॉ को फॉलो करने का, भले ही वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई हार्ड फैक्ट नहीं है, लेकिन एक ऐसा रिक्वायरमेंट है एक ऐसे एक्शन को परफॉर्म करने की ताकि वो सिस्टम मेंटेन कर सके। वो एक्शन क्या होगा? लॉ को ओबे करना, लॉ को फॉलो करना। तो अगर हम कोई भी एक प्लॉजिबल मॉरल सिस्टम देखें, एक मॉरल ऑब्लिगेशन होगा जो हमें कुछ स्पेसिफिक थिंग करने को बोलेगा, कुछ एक मॉरल ऑब्लिगेशन है जिसके अकॉर्डिंग हमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें करना है जो कि लॉ हमें करने को बोलता है, और कुछ चीज़ें हैं जिसे हमें अवॉइड करना है, जिसे हमें रिफ्रेन करना है। जैसे कि एक ऑब्लिगेशन होगा जिससे कि हमें मर्डर, असॉल्ट जैसी चीज़ों को रिफ्रेन करना है, इनसे फॉरबिड होना है। तो लॉ भी इसमें मना करता है और हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन भी है जिसमें हमें लॉ को फॉलो करना है, हमें इन सब मर्डर, असॉल्ट काइंड ऑफ चीज़ें नहीं करना है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमेशा आता है कि इज देयर एन ऑब्लिगेशन टू ओबे द लॉ एज सच ओवर एंड अबव वेदर अदर ऑब्लिगेशंस वी मे हैव टू डू द स्पेसिफिक थिंग दैट लॉ रिक्वायर्स। तो क्या क्वेश्चन ये है कि अब क्या हमारा ऑब्लिगेशन जो है वो लॉ के ऊपर है कि हमें लॉ से वो चीज़ फॉलो करना है, कि जैसे हमें हमारा ऑब्लिगेशन लॉ को है दैट वी डोंट हैव टू मर्डर, या हमारा ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स दिस थिंग है कि वी डोंट हैव टू मर्डर और हमें लॉ को फॉलो करना है क्योंकि उस कारण हम वो ऑब्लिगेशन फॉलो कर पा रहे हैं। अगर हम जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, अगर हम इस सिस्टम की बात करें, इज वॉट वी कैन रफली आइडेंटिफाई एज द डोमिनेंट कन्वेंशनल मोरालिटी ऑफ अ प्रेजेंट सोसाइटी, अगेंस्ट द आंसर इज सिंपल, देयर इज ऑलवेज अ प्राइमा फेसी ऑब्लिगेशन टू ओबे द लॉ। हमेशा एक ऑब्लिगेशन रहता है हमारा लॉ को ओबे करने का, लेकिन वो एब्सोल्यूट ओवरराइडिंग ऑब्लिगेशन नहीं है कि हमें सब कुछ छोड़ के उसे फॉलो करना है। कई बार बाकी कंसिडरेशन भी हो सकते हैं, इवन ऐसे ऑब्लिगेशंस भी हो सकते हैं जिस वजह से हमें कई बार लॉ को ब्रेक करना पड़ेगा। तो ऑब्लिगेशन है लेकिन वो एब्सोल्यूट ओवरराइडिंग ऑब्लिगेशन नहीं है, सबसे प्राइमरी ऑब्लिगेशन नहीं है हमारा लॉ को फॉलो करना। ये ऑफ कोर्स कई बार ऐसे ऑब्लिगेशंस हैं जो हमें लॉ को ब्रेक करने पर भी मजबूर कर सकते हैं, लेकिन एक चैलेंजिंग क्वेश्चन यह है कि क्या हम एक ऐसे ऑब्लिगेशन पर पहुंच सकते हैं
to obey the law as such from anybody of philosophically plausible moral principles. तो एक ऐसे ऑब्लिगेशन पे पहुंच सकते हैं जो पूरी तरीके से मॉरली प्रिंसिपल से डिराइव्ड है, जैसे कि क्या हम एक ऐसा ऑब्लिगेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं जो कि यूटिलिटेरियन के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है या फिर बेसिक राइट्स या डिओन्टोलॉजिकल की थ्योरी को फॉलो कर रहा है, और उसमें ऐसे ऑब्लिगेशन है जिससे हमें एग्रीमेंट्स एंड प्रोमिसेस को फॉलो करना है, डेट्स को पे करना है, ग्रैटिट्यूड दिखाना है, जस्टली फेयरली एक्ट करना है. क्या कोई ऐसा सिस्टम जो इन सारे एलिमेंट्स को कंबाइन सके, क्या कोई ऐसा ऑब्लिगेशन आ सकता है जो कि फिलोसफिकल मॉरल प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है? A question of this form that A.D. Woosley is considering in Law and Obedience in relation to the arguments of Socrates in Plato's Crito. It is also such a question that Joseph Raz is answering in the negative when he maintains that there is no obligation to obey the law. तो Law and Obedience जो है A.D. Woosley इसमें बोलते हैं कि yes, there is an obligation. Plato में Plato भी in regards to Socrates यही चीज़ बोलता है कि there is an obligation, जबकि Joseph Raz जो है deny करते हैं that there is no obligation to follow the law. तो Woosley बोलते हैं कि Socrates का जो argument है वो बहुत weak है, मतलब बहुत serious उसमें drawbacks हैं, सीरियस शॉर्टकमिंग्स है सोक्रेटिस के आर्ग्यूमेंट्स में, स्पेशली अगर हम उनको क्रीटो के जो केस है उस क्रीटो के प्रपोजल दैट सोक्रेटिस शुड इवेट द डेथ पेनल्टी बाय एस्केपिंग फ्रॉम प्रिजन एंड अप्लाइड टू द जनरल प्रॉब्लम ऑफ लॉ ब्रेकिंग इन मॉडर्न सोसाइटी. तो प्लेटो का जो क्रीटो है वो बेसिकली क्या डिस्कस करता है कि क्रीटो वाज अ पर्सन, अ डिसाइपल ऑफ सोक्रेटिस. सोक्रेटिस को हमें पता है कि पॉइजन देके मार दिया गया था. नाउ देयर वाज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल, सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल जो सोक्रेटिस को बोल रहे थे कि आपको इस प्रिजन से भाग जाना चाहिए, यू शुड सेव योरसेल्फ. इसलिए नहीं कि आप लॉ को ब्रेक कर रहे हो या आपको आपकी जान बचाना है, बाकी इसीलिए क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है, ये कि लोगों को इनलाइटन करना है टुवर्ड्स अ मोर रैशनलाइज सिस्टम, जो कि ऑफ कोर्स दे वर कंसिडरिंग कि सोक्रेटिस वुड बी एबल टू डू दैट, कि ट्रेडिशनल लॉ सिस्टम से ब्रेक अवे करना है, तो सोक्रेटिस को शुड रन फ्रॉम द प्रिजन फ्रॉम द ग्रेटर गुड. उसके लिए वुज़ली को लगता है कि ये आर्ग्यूमेंट फ्रॉम फेयरनेस दैट सोक्रेटिस डिड नॉट कंसिडर विल सम केसेस, एंड व्हाइल ही थिंक्स दैट नीदर दिस nor any one other argument can stand on its own, he suggests that it is not difficult to think of other good reasons for obedience. Raz's position is more extreme and even slightly paradoxical. So there are of course opposing views हमें दोनों तरफ मिल जाएंगे कि लॉ को ओबे करना भी है, लॉ को ओबे नहीं भी करना एक ऑब्लिगेशन है कि नहीं है. हम देखते हैं कि द पॉसिबिलिटी ऑफ डिराइविंग एन ऑब्लिगेशन टू ओबे द लॉ फ्रॉम वेरियस मॉरल प्रिंसिपल्स, के मॉरलिटी से कोई अगर प्रिंसिपल तक पहुंच सके जिससे हमें लॉ को ओबे करने का कोई ऑब्लिगेशन मिल जाए. I shall suggest that we may nonetheless invent an obligation to law. अगर वो नहीं हो पाए, मॉरल प्रिंसिपल से नहीं हो पाए, तो फिर सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, तो फिर ऐसा एक ऑब्लिगेशन इन्वेंट करा जाएगा. सबसे पहले हम देखते हैं डिराइविंग एन ऑब्लिगेशन टू ओबे द लॉ फ्रॉम बेसिक मॉरल प्रिंसिपल्स. ये बेसिक मॉरल प्रिंसिपल से हमें लॉ को ओबे करने की कोई ऑब्लिगेशन मिल जाए कि हमें उस लॉ को ओबे करना ही है. ऑब्लिगेशन इज काइंड ऑफ लाइक आपकी ड्यूटी जो आपको करना ही है, आपको फॉलो करना ही है. राज आर्ग्यू करते हैं कि against several of the well-known standard attempts, some of which go back to Plato and Socrates, to derive such an obligation. तो राज बोलते हैं कि ऐसे किसी ऑब्लिगेशन तक नहीं पहुंचा जा सकता क्योंकि ऐसा कोई ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है जिसमें हमें लॉ को फॉलो करना ही है. एक ऐसे सिस्टम में भी, ऐसी कंट्री में भी जिसका लीगल सिस्टम जस्ट है, अच्छा है, ऐसे जस्ट एंड गुड लीगल सिस्टम में भी हमारे पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं हो सकता कि हमें लॉ को फॉलो करना ही है. ठीक है, तो उसका एक रीज़न क्या है कि लॉ ब्रेक करना इज सेटिंग अ बैड एग्जाम्पल. उसमें एक थीसिस क्या आ जाता है कि अगर हम लॉ को ब्रेक करेंगे तो ये हम एक बैड एग्जाम्पल सेट करेंगे, दिस इज अ रॉन्ग थिंग. अगर ये पर्टिकुलर वायलेशन वुड अदरवाइज बी जस्टिफाइड एंड इवन इफ द पर्टिकुलर लॉ वायलेटेड इज अ बैड वन, दिस एग्जाम्पल ऑफ लॉ ब्रेकिंग वुड एनकरेज अदर्स बोथ टू ब्रेक द लॉ व्हेन दिस इज नॉट अदरवाइज जस्टिफाइड एंड टू ब्रेक गुड लॉज व्हिच बाय हाइपोथेसिस कॉन्स्टिट्यूट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर लीगल सिस्टम. तो ऐसे में तो लोगों को दोनों चीज़ का मोटिवेशन मिल जाएगा. मतलब अगर ये बोला जाए कि एक लॉ जो बुरा है उसे तो ब्रेक हम कर सकते हैं, ठीक है, दैट लॉ कैन बी ब्रोकन, तो ऐसे में अ पर्सन डज हैव द टेंडेंसी टू ब्रेक इवन द लॉज विच आर गुड, विच आर नॉट बैड. राज आर्ग्यू करते हैं कि ये अटेम्प्ट टू डिराइव अ जनरल ऑब्लिगेशन फेल्स बिकॉज इन सम केसेस द एग्जाम्पल दैट इज इफेक्टिवली सेट विल ऑन बैलेंस बी दैट ऑफ ब्रेकिंग लॉज वेयर सच वायलेशन इज जस्टिफाइड रादर देन वेयर इट इज नॉट. तो राज बोलते हैं कि हम ऐसी किसी ऑब्लिगेशन तक इसलिए नहीं पहुंच सकते क्योंकि कई बार ऐसे लॉज हैं जिनको ब्रेक करना वुड बी अ मोर जस्ट थिंग देन टू फॉलो देम. तो ऐसे केस में हम किसी ऑब्लिगेशन पे नहीं पहुंच सकते. अगर हम ऐसे ऑब्लिगेशन पे पहुंच जाते हैं टू ओबे द लॉ, तो फिर हम बैड लॉज को भी ओबे करते रहेंगे. ओके, In any case, many violations remain unknown or attract no attention and set no example at all. Similar points are made by Woosley. This attempt can therefore yield no general obligation to obey the law, not even where the legal system as a whole is good. तो भले हम ये भी बोले कि लीगल सिस्टम बहुत ही अच्छा है, पूरा लीगल सिस्टम जस्ट है, इसके लॉज जस्ट है और इसको ब्रेक करना एक बैड एग्जाम्पल देगा, तो इसलिए हमें लॉ को ओबे करना चाहिए. ऐसे केस में यही आर्ग्यूमेंट बनाता है वूजली भी और राज भी कि कई बार तो लॉ को ब्रेक करना पता भी नहीं चलता है, वो अननोटिस चले जाता है. तो लॉ को ब्रेक करने से बैड एग्जाम्पल सेट होगा, ये बोल के एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करना, डिराइव करना वुड बी अ रॉन्ग थिंग. एक एन एलिजिट कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी टू ओबे द लॉ इज द बेसिस ऑफ वन ऑफ द मेन सोक्रेटिक आर्ग्यूमेंट्स. तो सोक्रेटिस का आर्ग्यूमेंट क्या है कि लॉ को फॉलो करना क्यों है हमें, क्योंकि हम बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट में है कि जब हमने लॉ बनाया, सोसाइटी बनाई, तो हम एक तरीके से किसी कॉन्ट्रैक्ट में सारे मेंबर्स के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, हमारी ड्यूटी है. लेकिन दोनों
Raz और Woosley जो है ये पॉइंट आउट करते हैं कि there is nothing in the lives of most ordinary citizen in the modern state that could constitute even a tacit or an implied agreement to obey. Socrates का क्या कहना है, जब हम ये लॉज को फॉलो कर रहे हैं तो बेसिकली हम सभी के बीच में एक सिटीजन का दूसरे सिटीजन से एक इम्प्लाइड, एक अनसेड अग्रीमेंट है कि मैं इस लॉ को फॉलो करूंगा और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम भी इस लॉ को फॉलो करो ताकि हम दोनों अपना वेलबींग मेंटेन कर सकें, सोसाइटी में पीस मेंटेन कर सकें. लेकिन Raz एंड Woosley दोनों ही बोलते हैं कि मॉडर्न सिटीजन की लाइफ में, मॉडर्न स्टेट में ऐसा कोई भी अग्रीमेंट कहीं भी किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट करता हुआ नहीं दिखा है. Woosley सजेस्ट करते हैं कि जब कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है एक सिटीजन की तरह, भले एक लिमिटेड एक्सटेंट में भी वो पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा है, जैसे कि सोक्रेटिस ने किया था, तो एक इम्प्लाइड अग्रीमेंट क्या है कि सोसाइटी के लॉज को फॉलो करना है. राज आर्ग्यू करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एज सच कैरीज नो जनरल इंप्लीकेशन ऑफ दिस सॉर्ट. तो राज का कहना है कि नहीं, मतलब अगर आप पॉलिटिकली किसी तरीके से पार्टिसिपेट करो, एज ए सिटीजन आप किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अग्रीमेंट है. सो इट इज़ वेल नोन दैट पीपल ऑफन मेक यूज ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट डू नॉट इंडोर्स. तो इवन वो लोग जो उस पॉलिटिकल सिस्टम के साथ अग्री नहीं कर रहे हैं उसमें भी वो कई बार पार्टिसिपेट करते हैं. द नोशन ऑफ अ मियरली hypothetical contract made popular by Rawls has no longer to generate an obligation, though it may be a device for finding out what there are other reasons for doing. तो रॉल्स जैसे कि ये आर्ग्यूमेंट सबसे ज़्यादा फेमस किया था रॉल्स ने कि ये एक रॉल्स की थ्योरी थी, एक कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट की कि हम सभी लोग एक कॉन्ट्रैक्ट में, एक अग्रीमेंट में, और इसलिए हमें लॉज को फॉलो करना है. तो ऐसा कोई लॉ हमें एग्जिस्ट करता हुआ दिखता नहीं, और अगर कोई सिटीजन पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसका पार्टिसिपेशन का रीज़न कई बार ये नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट या कोई अग्रीमेंट की वजह से कर रहा है. कई बार सिटीजन ऐसे भी सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं जिसके साथ वो अग्री ही नहीं करते. जैसे कई बार हम उन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में भी हम लोग वर्क कर ही रहे हैं. कई बार ऐसा होता है कि हमारी अगेंस्ट विश कोई पार्टी जीत जाती है, फिर भी हम उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ वर्क करते हैं. एक और प्लॉजिबल सजेशन जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट से रिलेटेड है वो ये है प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल या फिर कैजी एस्टॉपल. इफ बाय हिज बिहेवियर अ पर्सन नोइंगली इंड्यूसेस अनदर टू रिलाई ऑन हिम देन ही शुड नॉट फ्रस्ट्रेट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ दैट अदर पर्सन इफ डूइंग सो अफेक्ट्स हिम एडवर्सली. कुड इट बी हेल्ड दैट एवरी ऑर्डिनरी सिटीजन कॉन्स्टेंटली एक्ट्स इन वेज दैट ही नोज आर लाइकली टू इंड्यूस अदर सिटीजन्स टू ओबे द लॉ इन एक्सपेक्टेशन दैट ही विल ओबे इट ऑल्सो. तो एक जो एस्टॉपल वाला प्रिंसिपल है, इसका मतलब कि हर पर्सन लॉ ये सोच के ओबे करता है कि उसे ये उम्मीद रहती है कि जो दूसरा पर्सन है, सामने वाला पर्सन है, वो भी उस लॉ को ओबे करेगा और एक हार्मनी मेंटेन रहेगी. तो इस सजेशन के अगेंस्ट राज आर्ग्यू करते हैं कि हमें नहीं पता कि ऐसी कोई चीज़ कोई दूसरा पर्सन करेगा कि नहीं. हम किसी दूसरे पर्सन के ऊपर रिलाई कर सकते हैं कि वो भी लॉ फॉलो करेगा. जैसे वो बोलते हैं कि ये ऑफकोर्स ये फैक्ट का क्वेश्चन है, आई एम नॉट पर्सुएटेड दैट ही इज राइट अबाउट इट. वी डू कॉमनली रिप्रेजेंट अवरसेल्व्स एज लॉ अबाइडिंग एंड श्योरली वी डू सो पार्टली इन द होप ऑफ गेनिंग एडवांटेजेस ऑफ बीइंग थॉट लॉ अबाइडिंग. तो हम कई बार क्या करते हैं, लॉ को फॉलो करते हैं और हमारा सोच ही रहता है कि इस लॉ को फॉलो करने से हमें भी एडवांटेज होगा कि हम लॉ फॉलो कर रहे हैं, तो कोई हमारे साथ किसी तरीके से कुछ गलत नहीं करेगा क्योंकि हम लॉ फॉलो कर रहे हैं, तो सामने वाला पर्सन भी हमारे साथ लॉ को फॉलो करेगा. सो ऑर्डिनरी कम्युनिटी में ये कॉमन नॉलेज है कि एक सिस्टम है लॉ का जिसकी रिक्वायरमेंट आर इन जनरल असर्टेनेबल दो देयर इज नॉट ऑफकोर्स कॉमन नॉलेज ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स इन डिटेल. फर्दर देयर इज अ रिलेटेड सिस्टम ऑफ रेसिप्रोकल एक्सपेक्टेशंस एंड रेसिप्रोकल रिलायंस. मोस्ट पीपल एक्सपेक्ट most others to be fairly law abiding and are themselves fairly law abiding partly because they expect more others to be do so. तो कहीं ना कहीं कॉमन नॉलेज क्या है, एक रिलेटेड सिस्टम है किसका, रेसिप्रोकल एक्सपेक्टेशन एंड रेसिप्रोकल रिलायंस का. कि मैं अगर आपसे एक्सपेक्ट करूँ कि आप लॉ को फॉलो करोगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन भी मुझसे रहेगी कि मैं लॉ को फॉलो करूँ और हम दोनों ही लॉ को फॉलो करेंगे. तो जनरली एक पर्सन जो है वो क्यों लॉ फॉलो करे, मतलब वो यही सोच में करे कि मैं लॉ फॉलो करूँगा तो वो भी करेगा और दूसरा पर्सन लॉ फॉलो कर रहा है इसलिए मुझे भी लॉ फॉलो करना चाहिए ताकि हम एक साथ हार्मनी में रह सके, पीस में रह सके. तो जैसे उसकी एक्सपेक्टेशन मुझसे है, मेरी एक्सपेक्टेशन भी उससे है, मैं उस पर रिलाई कर सकता हूँ, वो लॉ फॉलो करेगा. तो जैसे कि अगर हम कोई अग्रीमेंट में भी एंटर करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग परचेस भी कर रहे हैं, हम कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं किसी भी तरीके से, तो हम क्या सोच के खरीदते हैं या क्या सोच कर कोई अग्रीमेंट भी किसी के साथ बनाते हैं कि हम भी अपने टर्म्स पे को फॉलो करेंगे और सामने वाला पर्सन भी अपने टर्म्स को फॉलो करेगा. इस सजेशन के साथ डिफिकल्टी इज नॉट दैट इट डज नॉट अप्लाई एट ऑल बट रादर इट डज नॉट अप्लाई इन अ 100% वे. तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एप्लीकेबल है लेकिन 100% एप्लीकेबल नहीं है. कई केसेस में एप्लीकेबल है लेकिन कई केसेस में नहीं भी होता है. ऑफकोर्स दिस इज़ वेरी कॉमन, दिस इज ऑब्वियस. लॉज तो ब्रेक हो ही रहे हैं, एवरीडे हो रहे हैं. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन नोइंगली इंड्यूस करता है अदर टू ओबे द लॉ, यू नो, रिलाइंग इन ऑलवेज टू ओबे. तो ऑफकोर्स ऐसा है नहीं कि 100% सारे पीपल एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लॉ फॉलो करेगा और 100% वो खुद भी इसलिए लॉ फॉलो करते हैं. बट ओनली दैट अ रिप्रेजेंटेटिव सिटीजन विल इन जनरल हैव एक्टेड नोइंगली इन वेज दैट इंड्यूस अदर्स टू बी फेयरली लॉ अबाइडिंग इन रिलायंस ऑन हिज बीइंग फेयरली लॉ अबाइडिंग टू. It is looseness in the system of reciprocal reliance that undermines the attempt to base on it a universal, even prima facie obligation to obey the law. There is a further point that Raz mentions only as a minor difficulty. An estoppel argument would apply only where my proposed violation would have someone who had relied on me, so that it would not tell against a violation what that would harm no one. तो राज इसमें एक और प्रॉब्लम बताते हैं कि
अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दूसरे पर्सन के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, दूसरे पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं लॉ फॉलो कर रहा हूँ, तुम भी लॉ फॉलो करोगे, और तुम फॉलो करो इसलिए मैं भी फॉलो करूँगा। यहाँ पे राज पॉइंट आउट करते हैं कि ऐसे केस में तो चलिए एक वायलेशन अगर हो रहा है तो हम उसकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पाए, लेकिन अगर कहीं पर किसी पर्सन का कोई वायलेशन नहीं हो रहा है, मैं लॉ ब्रेक कर रहा हूँ लेकिन उसके बाद भी किसी पर्सन को हार्म नहीं पहुँच रहा है, तो ऐसे केस में तो फिर वो एक्सपेक्टेशन से हमें मतलब इट डज नॉट अफेक्ट एनीबडी, क्योंकि जो हमसे कोई एक्सपेक्ट करा था उसकी एक्सपेक्टेशंस तो फुलफिल हो गई, हमने उसके लिए कोई लॉ ब्रेक नहीं करा, उससे किसी तरीके से हार्म नहीं पहुंचाया। तो इसी वजह से ये ऑब्लिगेशन की, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दूसरा पर्सन लॉ फॉलो करेगा तो हम भी लॉ फॉलो करेंगे, रिलायंस और एक्सपेक्टेशन ऑफ रेसिप्रोकल एक्सपेक्टेशन और रिलायंस वाला जो आर्ग्यूमेंट है ये भी फेल हो जाता है, ये भी लॉ फॉलो करने के लिए, ओबे करने के लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। अब एक फोर्थ सजेशन पर आते हैं। फोर्थ सजेशन है कि हम एक जनरल ऑब्लिगेशन कैसे निकाल सकते हैं फ्रॉम अ ड्यूटी टू अपहोल्ड दोस इंस्टीट्यूशंस, कि हमारी ड्यूटी है कि जो इंस्टीट्यूशंस गुड है, गुड फॉर ह्यूमैनिटी है, गुड फॉर सिटीजन है, हमारी ड्यूटी है कि हम उन गुड इंस्टीट्यूशंस को, जैसे लॉ हो गया, हमारा लीगल सिस्टम हो गया, उनको अपहोल्ड करें, उनको फॉलो करें। लेकिन अगर हम देखें कि लीगल सिस्टम इज अ फेयरली गुड वन, दिस अटेम्प्ट फेल्स बिकॉज टू अपहोल्ड द लीगल सिस्टम इट इज नॉट नेसेसरी टू ओबे इट ऑन एवरी ओकेजन। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि एक लीगल हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है तो हमारी ड्यूटी है उसको अपहोल्ड करने की, लेकिन यहाँ पर अगेन एक आर्ग्यूमेंट आ जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे लॉ फॉलो करने से ही हम उस लीगल सिस्टम को अपहोल्ड कर पा रहे हैं, या हमारे लॉ ब्रेक करने से वो लीगल सिस्टम अपहोल्ड नहीं हो पा रहा है। हर ओकेजन पे ज़रूरी नहीं है कि हम लॉ को फॉलो करें। कई बार वायलेशन ऐसे होते हैं would undermine the system only if they effectively set a bad example and they will not do so। तो कई बार वो लीगल सिस्टम को अपहोल्ड तब नहीं कर पाते जब एक लॉ वायलेट हो रहा है और वो एक बैड एग्जाम्पल सेट कर रहा है, उसकी वजह से बाकी लोग इंस्पायर हो रहे हैं। वरना अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो फिर ऐसे केस में तो वो सिस्टम अभी भी अपहोल्डेड है ऑलरेडी। दिस सजेशन इज रिलेटेड टू सोक्रेटिस आर्ग्यूमेंट्स दैट इफ ही रैन अवे ही वुड बी डिस्ट्रॉइंग द लॉज। As Woosley says, if this means that the destruction of the laws will follow as a causal consequence of a violation, it is plainly false. And from the fact that it would be disastrous if everyone did the same, no normal conclusion follows. So what Woosley is trying to say is कि अगर सिर्फ उनके भाग जाने से लॉज का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, क्योंकि क्रीटो में ये बात कही है प्लेटो ने कि सोक्रेटिस को एक सजेशन मिलता है कि यू शुड नॉट रन अवे क्योंकि आप लॉज को डिस्ट्रॉय करोगे। तो वूजली बोलते हैं कि सिर्फ एक एक्शन से, एक वायलेशन से कोई भी लॉ ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, ठीक है। एंड फ्रॉम द फैक्ट दैट इट वुड बी डिजास्टर्स इफ एवरीवन डिड द सेम, नो मॉरल कंक्लूजन फॉलोज। कि the latter consideration has force only as part of the argument from fairness that it will be considered later. Woosley does find some good force in a non-consequential interpretation of Socrates' argument. To escape would be to show himself to be a man whose attitude to the law is that of a destroyer. But if, as Woosley says, such an escape would have no tendency to destroy the Athenian legal system, would not be even in the weakest sense an attempt to do so, or involve any foresight of such a result or reckless acceptance of a risk of this result, then it would seem to me that the only remaining sense in which Socrates would show himself to be destroyer of the law, the escaping, is that he could show himself to be a deliberate violator of these laws, a person who did not recognize and practice an overriding obligation to them। तो यही बात यूजली कर रहे हैं कि अगर सोक्रेटिस के भाग जाने से वो पूरा के पूरा लॉ डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, दिस इज नॉट अ पॉसिबल थिंग, ये उसका दिस वोंट बी अ सेंस ऑफ इट। एक ऑब्लिगेशन डिराइव करने के लिए टू ओबे द लॉ फ्रॉम दिस फैक्ट हाउएवर वुड बी ब्लेटेंटली सर्कुलर। अगर हम इस फैक्ट से करेंगे कि हमें इंस्टीट्यूशंस को अपहोल्ड करना है, इसलिए हमारी ऑब्लिगेशन है, हमारी ड्यूटी है, you are obliged to obey the laws because otherwise you would show that you would not recognize an obligation to obey them। तो ये एक सर्कुलर फैक्ट पे आ जाता है कि हमें सिर्फ लॉ को क्यों ओबे करना है, दिखाने के लिए कि हम लॉ को ओबे कर रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसा ऑब्लिगेशन है, इसलिए हमें लॉ को ओबे करना है। वरना हाँ, अगर हम लॉ को ओबे नहीं करेंगे, जैसे अगर सोक्रेटिस भाग जाएगा तो वो ये दिखाएगा कि वी आर नॉट ऑब्लाइजिंग विद द लॉज, वी आर डिस्ट्रॉइंग द लॉज, जबकि ये ट्रू नहीं है। तो हम लॉ को इसलिए ओबे करें क्योंकि उससे हम दिखा पाएंगे कि हम लॉज को ब्रेक नहीं करें, डिस्ट्रॉय नहीं करें। अ फिफ्थ अटेम्प्ट टू डिराइव एन ऑब्लिगेशन टू ओबे द लॉ इज द सजेशन दैट द लॉज इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम represent a compromise between the conflicting interest of all different citizens, and hence that it would be unfair for you to take advantage of others, being bound by some of their requirements in ways that suit you while you evade the same or other requirements that benefit others somewhat at your expense। अब एक चौथा आर्ग्यूमेंट है कि हमें लॉ को क्यों फॉलो करना है, क्योंकि कई बार क्या एक सोसाइटी में ऑफकोर्स सिटीजन्स के इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्टिंग होंगे, बहुत सारे सिटीजन्स हैं, कई बार एक सिटीजन को जो बेनिफिट करेगा दूसरे के लिए लॉस होगा, दूसरे को जो बेनिफिट करेगा वो पहले के लिए लॉस होगा। तो ऐसे सिस्टम में ताकि किसी भी पर्सन के इंटरेस्ट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में ना आए, तो हम एक थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ताकि ऐसा ना हो कि कोई किसी का अनफेयर एडवांटेज ले सके, कि किसी एक पर्सन को प्रॉफिट हो रहा है और किसी दूसरे पर्सन को बेसिकली मेंटेन करके रखे और सभी सिटीजन्स एक दूसरे में हार्मनी में रहे। तो दिस इज रिलेटेड टू वूजलीज आर्ग्यूमेंट फ्रॉम फेयरनेस, ऑल्दो ही कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द ऑन टेकिंग
on the unfairness of evading the cost of obeying a particular law while taking advantage of the observance of it by others. The point can well be extended to interplay between different laws in a system that represent a compromise between interests of different sorts. तो उसने बोलता है कि ये फेयरनेस की बात आ जाती है कि इट इज़ ओनली फेयर कि हम सब अपने इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करें. ऐसा ना हो कि हमारा कोई भी ऐसा काम हो जो दूसरे पर्सन को हार्म करे, जिसकी वजह से हमारे किसी काम की वजह से दूसरे के पर्सन के ग्रोथ में रुकावट आए. तो इट वुड बी ओनली फेयर कि हम सभी अपने इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करें ताकि सबके साथ एक इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, सबके साथ इक्वल सर्कमस्टांसेस हो. कोई ऐसा नहीं हो कि कोई एक तो प्योर एडवांटेज ले रहा है किसी सिचुएशन का, लेकिन दूसरा पर्सन पूरी तरीके से लॉस में है. जैसे कि लॉ क्यों है, अगर एक रॉबरी होती है, चोरी होती है, तो चोर तो पूरे एडवांटेज में है, लेकिन वो अनफेयर होगा उस सिटीजन के साथ जो हार्डवर्क कर रहा है, हार्डवर्क करके ऑनेस्टली वो पैसे कमा रहा है. इसलिए लॉज आर इन प्लेस कि एवरीबडी वुड कॉम्प्रोमाइज देयर ओन इंटरेस्ट ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना आए सिटीजन्स के बीच में. Take it in a limited way, Woosley thinks that the fairness argument applies only to some particular sorts of laws. It is a mistake to suggest, for example, that unfairness is a significant part what is wrong about murder. But to this criticism, 3 replies are in order. First, the alleged mistake would not be so obviously a mistake if we are reflected on the situation where killings in clan warfare have recently been outlawed. Secondly, even if there are features other than unfairness that make killing morally wrong, it might be that the unfairness accounts for the wrongness of the law violating aspect of murder. As I said earlier, what we are looking for is an obligation to obey the law as such, apart from other moral reasons that there may be for doing so, the specific things that the law requires. Thirdly, if we consider the advantages and disadvantages that accrue not from each law on its own but from the legal system as a whole, then the considerations of fairness between citizens or subjects might apply in all cases where one has some motive for breaking the law. अब हम 3 रीजंस देखते हैं कि अगर हम अनफेयरनेस वाली प्रिंसिपल की बात करें कि इट इज़ ओनली फेयर कि हम सभी अपने इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करें, ताकि ऐसा ना हो कि हमारी ग्रोथ, हमारी एडवांटेज किसी और के लिए डिसएडवांटेज बन सके. अब देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल दैट अनफेयरनेस इज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ वॉट इज रॉन्ग अबाउट मर्डर. तो मर्डर के लिए क्या गलत है कि ये एक अनफेयर चीज़ है. ठीक है, ये चीज़ हम देखते हैं कि मर्डर के लिए सबसे चीज़ गलत क्या है, वो इलीगल क्यों है, क्योंकि वो अनफेयर चीज़ है. एक को एडवांटेज हो रहा है, दूसरे को डिसएडवांटेज हो रहा है. लेकिन इस क्रिटिसिज्म के 3 रिप्लाइज हैं, ये जो अनफेयरनेस प्रिंसिपल है. पहला, ये एक मिस्टेक होगी, वुड नॉट बी सो ऑब्वियसली मिस्टेक इफ रिफ्लेक्टेड ऑन द सिचुएशन वेयर किलिंग्स इन क्लैन वॉरफेयर हैज रिसेंटली बीन आउटलॉड. तो अब हम क्लैन वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, उसमें तो मर्डर जो है वो एक अनफेयरनेस की बात हम नहीं करते हैं. जो कई बार वॉर्स होते हैं, कम्युनिटी वॉरफेयर जो होते हैं, टुडे दे हैव बीन आउटलॉड, लेकिन आउटलॉड बट दे वर एग्जिस्टिंग एट सम पॉइंट इन टाइम. और देख लेते हैं कि अगर फीचर्स हैं भी अदर देन अनफेयरनेस, जो कि किलिंग को मॉरली रॉन्ग बनाता है, कि वो अनफेयर होने के अलावा भी और चीज़ें हैं जिस वजह से किलिंग इज मॉरली रॉन्ग, इट माइट बी दैट द अनफेयरनेस अकाउंट्स फॉर द रॉन्गनेस ऑफ द लॉ वायलेटिंग, कि वो अनफेयर सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो लॉ को ब्रेक करना है, वरना ऐसे केस में वो इतना अनफेयर ना हो. However, this principle of fair reciprocation will yield an obligation to obey the law only if compromise at the body of laws as a whole represents itself reasonably fair. तो ये जो compromise वाला system है, ये सिर्फ तभी हो पाएगा अगर पूरा के पूरा system जो है वो बिल्कुल properly fair है. Democracy in itself is far from sufficient to ensure this. Democracy खुद ही fairness अभी तक ensure नहीं कर पाई है. कोई भी एक system ऐसा नहीं है जो पूरे system को completely fair ensure कर सके. तो where the compromise enshrined in the law is a fair one, it is the fact that it is intrinsically fair that constitutes the obligation to adhere to it, not the fact that it is what the law requires. तो इस चीज़ पर तो अभी तक हम डेमोक्रेसी के थ्रू भी अचीव नहीं कर पाए हैं, नहीं पहुंच पाए हैं. सो दिस सजेशन स्टिल फेल्स टू डिराइव अ जनरल ऑब्लिगेशन टू ओबे लॉ एज सच. तो राज का कंक्लूजन होता है, ओके, सिक्सथली जो छठा ऑब्लिगेशन या मॉरल प्रिंसिपल की हम बात कर सकते हैं. अभी तक हमने फेयरनेस की बात करी, हमने कॉम्प्रोमाइज़ की बात करी, हार्मनी पीस की बात करी. सो लेट्स फर्स्ट वन रिव्यू कि हमने 6 जो प्रिंसिपल्स की बात की है, दैट इज, और एक हमने अपहोल्डिंग द गुडनेस ऑफ इंस्टीट्यूशन की बात करी, एक हमने ड्यूटी की बात करी. सो दीज आर द डिफरेंट मॉरल प्रिंसिपल्स जिसके बारे में हमने बात करी टू ओबे द लॉ. जो 6th प्रिंसिपल है वो है, although as Ras says most people have good prudential reasons to obey the law, most of the time this does not yield the required derivation. First, because it is controversial whether prudence constitutes a moral obligation. तो prudent यानी practical reasons है law को obey करने का, लेकिन क्या practicality, prudence, rational reason जो है वो morality के अंदर आता है, moral obligation को constitute करता है? वो शायद नहीं करता है, मतलब it's not very sure कि वो करता है कि नहीं. और दूसरा, because there are undoubtedly cases where prudence does not forbid one to break the law. तो कई बार ऐसा भी होता है कि वो प्रूडेंस, प्रैग्मेटिज्म, प्रैक्टिकलिटी, रैशनल रीजन ही है जो एक पर्सन को लॉ ब्रेक करने पे मजबूर करता है. तो 2 suggestions might be extracted from what Ras says in his discussion of good law without an obligation to obey. One is that the fact that a legal system is in general good and justice is reason to trust its law making and judicial institutions. If one knows that in general the laws are such that one has independent moral reasons to do as they require, then with respect to any individual law, and has other things being equal reason to believe that there is independent moral reason to conform to it.
तो अगर हम रीज़न की बात करें तो क्या रीज़न मोरालिटी के अंदर आता है? क्या रीज़न बी इंडिपेंडेंट ऑफ मोरालिटी? तो दिस आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड्स इंडीड प्राइमा फेसी रीजन टू ओबे द लॉ इन सच अ सोसाइटी, बट एज राज आर्ग्यूज इट इज नॉट अ रीजन दैट हैज एनी टेंडेंसी टू एक्सक्लूड कॉन्ट्ररी रीजन। तो एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि हमें फोर्स करे कि हमें लॉ को फॉलो करना है, ब्रेक नहीं करना है, लेकिन दिस इज सोर्स ऑफ एन एडवाइस नॉट एन ऑब्लिगेशन। तो रीजन जो है वो हमें ऑब्लिगेट नहीं करेगा, वो हमें एडवाइस देगा, क्योंकि रीजन के थ्रू वी डू एडवाइजेबल ऑप्शंस नॉट ऑब्लिगेटरी ऑप्शंस। द सेकंड सजेशन इज दैट लॉ इज इंस्ट्रूमेंटल इन सेटिंग अप एंड मेंटेनिंग स्कीम्स ऑफ सोशल कोऑपरेशन। तो दूसरा क्या है कि हम ये रीजनेबल है लॉ को फॉलो करना, क्योंकि ये सोशल कोऑपरेशन में हेल्प करता है, एक ऐसे सिस्टम ऐसी स्कीम को मेंटेन रखता है जिसमें एक दूसरे का एक सोसाइटी मेंटेन हो सके, ऑर्डर मेंटेन हो सके, नॉट ओनली बाय प्रोवाइडिंग सैंक्शंस बट ऑल्सो सिंपली बाय स्टेटिंग पब्लिकली व्हाट द स्कीम इज एंड व्हाट ईच पर्सन इज रिक्वायर्ड टू डू टू कंट्रीब्यूट टू इट। कि पब्लिक स्कीम क्या है और हर पर्सन को उस पब्लिक स्कीम को कैसे कंट्रीब्यूट करना है। जैसे टैक्स सिस्टम है, वो एक सोशल कोऑपरेशन का सिस्टम है जिसमें सभी को पब्लिक स्कीम क्या है कि आपको टैक्स पे करना है और उसके रिस्पॉन्स में हमें फैसिलिटीज मिलती है, जैसे कि रोड्स, रेलवेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड सो फोर एंड सो। Is there not then a general obligation to maintain such a cooperative practice by playing one's part as the law requires? Raz replies that the moral reasons affecting such cases derive entirely from the factual existence of the social practice of cooperation and not at all from the fact that the law is instrumental in its institutional maintenance. तो ऐसा नहीं है, जो कॉपरेशन है वो हमें कॉपरेशन जो मेंटेन हम कर रहे हैं यहाँ पर कहीं भी एज अ फैक्ट नहीं है कि ये लॉ है जो इस कॉपरेशन को मेंटेन कर रहा है, कि यू नो वेरी मच विदाउट दिस लॉ वो कोऑपरेशन सोसाइटी में ये प्रैक्टिस जो है वो मेंटेन हो सकती है। वूजली टू सेज ऑफ द सिमिलर सजेशन वट एवर देयर इज टू बी सेट फॉर सच अ लॉ इज वट एवर देयर इज टू बी सेट फॉर द प्रैक्टिस विच द लॉ रिक्वायर्स एंड द रीजन फॉर एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विद द लॉ और फॉर कन्फर्मिंग वंस कंडक्ट टू इट लाइज इन द वैल्यू ऑफ द प्रैक्टिस। द प्रैक्टिस डिराइव्स नन ऑफ इट्स वैल्यू फ्रॉम द लॉ। ये जो हम सोशल कोऑपरेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लॉ के कारण नहीं कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस की वैल्यू है, वो सोशल कोऑपरेशन के अंडर वो वैल्यू है जिसकी वजह से वो प्रैक्टिस फॉलो हो पा रही है। तो लॉ जो है वो कहीं से भी सोशल कोऑपरेशन को बेसिकली फैसिलिटेट नहीं करता है, मतलब ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से नहीं करता है, बट इट्स नॉट दैट इट इज डिपेंडेंट ऑन लॉ टू बी सोशली कोऑपरेटिव। दिस इज अ वेरी फाइन डिस्टिंक्शन, ऑफ कोर्स बहुत ही बारीक सा डिस्टिंक्शन है कि प्रैक्टिस एंड लॉ सैंक्शनिंग द प्रैक्टिस, इसके बीच में कि सोशल कोऑपरेशन की प्रैक्टिस उस कोऑपरेटिव नेचर की वजह से हो रही है और दूसरी तरफ लॉ के कारण वो सोशल कोऑपरेशन फॉलो हो पा रहा है। Insofar as the law both describes an existing cooperative social practice and by defining it helps to maintain it in existence, we can hardly distinguish an obligation to play one's part in the practice from an obligation to obey such a law. The same criticism applies to the above mentioned suggestion that the law may enshrine a fair compromise among different interests. तो हम ये कह सकते हैं कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इस लॉ के कारण बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है और एक क्लोजर सोसाइटी जो है किस आइडियल्स को अप्रोच करती है, एक वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी को, जिसमें सिस्टम ऑफ लॉज जो है विल बी कंसर्न विद ईदर मेंटेनिंग एंड डिफाइनिंग inclusive cooperating social practices or with enshrining fair compromises among different interests. However, क्योंकि कोई भी actual society इस ideal के बहुत close अभी नहीं है, क्योंकि of course reality में इस ideal के close पहुंच जाना कि एक पूरा fair compromise हो रहा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर बार compromise fair ही होता है, compromise हो रहा है लेकिन it is not absolutely fair. This principle falls short of providing a general obligation to obey the law in actual society. तो हमने 6 अभी तक principles देखे, moral principles, fairness, duty, goodness of upholding these institutions and so on and so forth. The paradoxicality of Raz's thesis that there is no obligation to obey the law as such is somewhat mitigated by his further thesis that in all but iniquitous societies it is at least morally permissible to have the complex attitude what he calls respect for the law. तो राज बोलते हैं कि कोई ऑब्लिगेशन नहीं है टू ओबे द लॉ, लेकिन हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स हमें एक चीज़ ज़रूर प्रोवाइड करते हैं कि हमें एटलीस्ट लॉ की रिस्पेक्ट करना है। जो प्रैक्टिकल कंपोनेंट है इस एटीट्यूड का ये क्या है कि व्हाट द लॉ रिक्वायर्स बिकॉज इट सो रिक्वायर्स एज अ मॉरल नॉट अ मेरली पोटेंशियल मैटर। तो रिस्पेक्ट द लॉ क्यों हमें लॉ को रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि लॉ हमें जो प्रोवाइड करता है वो सिर्फ प्रूडेंट का मैटर नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकलिटी या रीजन बेस्ड नहीं है, लेकिन वो मॉरल बेस्ड भी हमारी मोरालिटी की हम लॉ को कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करें, क्योंकि लॉ जो है वो एक जनरल गुडनेस वेलबींग ऑफ एवरीबडी के लिए बनाया गया है। ये रिस्पेक्ट फॉर लॉ जो है ये एस्पेक्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन विद सोसाइटी है कि आप लॉ को रिस्पेक्ट करें क्योंकि आप भी एक सोसाइटी का उसी सोसाइटी का पार्ट हो। तो ये है कि बिकॉज हम इस सोसाइटी का पार्ट है तो ये हमारी मॉरल ड्यूटी है, ये मोरालिटी के अंदर आता है कि हम जो लॉज बने हैं सोसाइटी को वेल ऑर्डर्ड रखने के लिए हम उन लॉज को फॉलो करें। Or this identification can create an obligation in much the same way that friendship, if it exists, creates a special obligation. तो जैसे फ्रेंडशिप की हम बात करते हैं कि फ्रेंडशिप जो है हम मॉरली ऑब्लिगेटेड नहीं है, लेकिन स्टिल फ्रेंडशिप में कुछ ऑब्लिगेशंस आते हैं। सो इफ समवन हैपेंस टू हैव दिस रिस्पेक्ट फॉर द लॉ देन ही विल हैव अ जनरल ऑब्लिगेशन टू ओबे द लॉ। जैसे सोक्रेटिस रिस्पेक्टेड द लॉ
एंड ऐसा नहीं है कि उस समय के उस टाइम के लॉज को रिस्पेक्ट करा है, बट लॉ इन जनरल, लॉ एज अ बॉडी कि उस सिटीजन को फॉलो करना है, या लॉ एज इन जनरल जो सोसाइटी के ऑर्डर और वेलबींग को मेंटेन करेगा, अगर उसको रिस्पेक्ट करते हैं तो उस पर्सन के पास ऑटोमेटिकली एक जनरल ऑब्लिगेशन आ जाएगी, जैसे कि हम सोक्रेटिस की बात कर रहे हैं। लेकिन राज इस चीज़ में इंसिस्ट करते हैं कि दिस रिस्पेक्ट और दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन विद सोसाइटी इज इटसेल्फ ओनली मॉरली परमिसिबल एंड नॉट ऑब्लिगेटरी। तो ये भी मॉरली परमिसिबल है लेकिन ये ऑब्लिगेटरी नहीं है, सिर्फ morally accountable है, लेकिन ये अगेन एक obligation नहीं है. It is permissible to have no general moral attitude to the law, to reserve one's judgment and examine each situation as it arises. I agree with Ras that there are no plausible basic moral principles that would rule out this cool and reserved attitude. तो again ये जो identification है with the society, respect for law है, ये एक moral चीज़ है, ना कि कोई obligatory चीज़ है. तो अभी तक हमने देख पाए हैं कि मॉरल प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हम कोई भी जनरल ऑब्लिगेशन तक नहीं पहुंच सकते, जो कि जिससे कि हमें लॉ को एक्चुअली फॉलो करना है, नॉट इवन इन वन हुज लीगल सिस्टम्स इज ऑन द होल जस्ट एंड गुड. तो ऐसे लीगल सिस्टम्स जो कि जस्ट हैं, जो कि गुड है, उन तक उसमें भी हम कोई भी ऑब्लिगेशन तक नहीं पहुंच पाए हैं लॉ को फॉलो करना मॉरल प्रिंसिपल्स के बेसिस पे. बट इट वुड बी पॉसिबल टू डिराइव सच एन ऑब्लिगेशन फ्रॉम अ प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस इन अ सोसाइटी दैट अप्रोच द आइडिया ऑफ अ वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी. तो हम ऐसे ऑब्लिगेशन मॉरल प्रिंसिपल से नहीं, बट कहीं ना कहीं एक फेयरनेस के प्रिंसिपल से, वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी के आइडियल से, जहाँ पर लॉ कुड हार्डली बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस ऑफ कोऑपरेशन. बहुत बारीक सी लाइन है कि लॉ और सोशल कोऑपरेशन, कि लॉ सोशल कोऑपरेशन का ही दूसरा तरीका है, कि लॉ जो है वो सोशल कोऑपरेशन का ही एक मिरर्ड वर्जन है इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन या इनटू अ रिटन टेक्स्ट, इनटू अ पॉजिटिव लॉ फॉर्म. एन इन्वेंटेड ऑब्लिगेशन. अब हम देखते हैं कि मॉरल प्रिंसिपल तक तो नहीं पहुंच पाए, तो क्या हम कोई ऐसा ऑब्लिगेशन इन्वेंट कर सकते हैं? देयर इज हाउएवर अनदर क्वेश्चन दैट वी माइट आस्क, distinct from the one about deriving an obligation within some otherwise plausible systems of moral thought. If we are quite literally inventing right and wrong, क्योंकि हम कर ही रहे हैं, राइट एंड रॉन्ग एज सच एग्जिस्ट नहीं करता, ये ह्यूमन इन्वेंशन है. हमने राइट एंड रॉन्ग को इन्वेंट किया है, जिसमें हम मॉरल आइडियाज़ के एक सिस्टम को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे डिराइव कर रहे हैं कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, एज अ बेसिक एंड अनडिराइव्ड एलिमेंट एंड ऑब्लिगेशन टू ओबे द लॉ एज सच. इन अदर वर्ड्स, डू वी विश दैट पीपल जनरली शुड हैव व्हाट Ras calls respect for law? This underived obligation would not be conditional upon any shaky premises such as those whose weaknesses undermine the various earlier suggestions. तो एक ऐसा डेरिवेशन, एक ये अनडिराइव्ड चीज़ होगी, क्योंकि ये हम इन्वेंट कर रहे हैं, किसी और के ऊपर बेस्ड नहीं है, किसी मॉरल प्रिंसिपल, रीजन, रैशनैलिटी किसी और से डिराइव नहीं है, लेकिन हम ये इन्वेंट कर रहे हैं एक ऑब्लिगेशन लॉ को फॉलो करने का. और क्योंकि हम इसको इन्वेंट कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें वो वीकनेसेस नहीं होंगे, शेकी प्रेमाइसेस नहीं होंगे. ये शेकी नहीं होगा क्योंकि हमने मॉरल प्रिंसिपल्स को ही कहीं ना कहीं इन ऑल टुगेदर, हमने मॉरल प्रिंसिपल्स के बेसिस पे जो हम ऑब्लिगेशन डिराइव कर रहे थे उसको हमने डाउट करा है. सो वी नीड नॉट सपोज फॉल्सली दैट वायलेशंस ऑफ द लॉ ऑलवेज सेट अ बैड एग्जाम्पल. ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार लॉ वायलेट होता है तो उसका बैड एग्जाम्पल ये बनना, और अदरवाइज अंडरमाइन अ गुड सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस और हार्मफुली डिसअपॉइंट लेजिटिमेट रिलायंसेस एंड एक्सपेक्टेशंस और डाइवर्ज वन साइडेडली फ्रॉम अ फेयर कॉम्प्रोमाइज बिटवीन कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट और फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग कोऑपरेटिव सोशल प्रैक्टिस. की लॉ को ब्रेक करने से जो है वो इंस्टीट्यूशंस को हम अंडरमाइन करेंगे, या फिर लेजिटिमेट रिलायंस मतलब एक्सपेक्टेशंस को ब्रेक करेंगे, या फिर फेयर कॉम्प्रोमाइज से हट जाएंगे, या सोशल कोऑपरेटिव में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे. जो ये 6 रीजंस जो हमने मॉरल प्रिंसिपल्स में डिराइव करे, तो जो हमने 6 मॉरल प्रिंसिपल्स डिराइव करे वो यही है कि बैड एग्जाम्पल सेट करना, इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन करना या इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय करना, एक्सपेक्टेशन को डिसअपॉइंट करना, फेयर कॉम्प्रोमाइज को फॉलो ना करना और सोशल प्रैक्टिस को एक्सरसाइज नहीं करना. ये 6 मॉरल प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हमने पहले लॉ को ऑब्लिगेशन को डिराइव करने की कोशिश की थी. तो ऐसा नहीं है, हमें ये सपोज करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें ये सपोज करने की ज़रूरत है कि वायलेशंस जो है वो हमेशा इम्प्रूडेंट है, कि वायलेशंस जो है वो हमेशा रीज़न के अगेंस्ट जाते हैं. जो प्रेजेंट प्रपोजल है वो ये है कि लोगों को एक मॉरल ऑब्लिगेशन लेना चाहिए टू ओबे द लॉ एज सच विदाउट मेडिटेशन एंड विदाउट इन्फ्रेंस फ्रॉम एनी सपोजिटली मोर फंडामेंटल मॉरल प्रिंसिपल. तो हमें ऑब्लिगेशन को अपने आप में एक मोरालिटी की तरह लेनी चाहिए और ना कि उस ऑब्लिगेशन को फेयरनेस या डिसअपॉइंटमेंट या अपहोल्डिंग गुड इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बेस करना चाहिए. तो वो ऑब्लिगेशन अपने आप में एक मॉरल प्रिंसिपल है और ना ही किसी और मॉरल प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है. अभी तक हम क्या कर रहे थे, इसको हम एक दूसरे मॉरल प्रिंसिपल पर बेस कर रहे थे, लेकिन ऑब्लिगेशन अपने आप में एक मॉरल प्रिंसिपल है. There is much to be said for this proposal. The inevitable partial conflicts of interest among human beings mean that a tolerable community of any size requires a system of law, and indeed all actual communities of any size have such systems. तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी कम्युनिटी जो है उसको, चाहे वो किसी भी नंबर की हो, चाहे वो जितनी भी छोटी हो जितनी भी बड़ी हो, अगर
ग्रुप ऑफ पीपल है तो उसको एक सिस्टम ऑफ लॉ, एक सिस्टम की ज़रूरत होती है उस कम्युनिटी को, उस ग्रुप को मेंटेन करने के लिए। और जहाँ पर भी ऐसी कोई कम्युनिटी है वहाँ पर ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट करेगा ही। एक कम्युनिटी बिना एक ऐसे सिस्टम के एग्जिस्ट नहीं कर सकती। द जनरल एग्जिस्टेंस ऑफ सम डिग्री ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द लॉ विल बी अ ग्रेट help towards the smooth working of such a system, particularly since the more respect there is for the law, the less need there will be for actual use of sanctions. तो हमारी जनरल रिस्पेक्ट लॉ के लिए कहाँ से आती है? इस फैक्ट से आती है कि उसका एग्जिस्टेंस इनएविटेबल है। अगर कहीं भी एक ग्रुप ऑफ पीपल एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर एक सिस्टम ऑफ लॉज एग्जिस्ट करेगा। उसका एग्जिस्टेंस एक जनरल है, एक गिवन है, विदाउट एनी डाउट। इससे लॉ के लिए एक रिस्पेक्ट जनरेट होगी। नेवरदलेस इस प्रपोजल को कुछ क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। सबसे पहले जो ऑब्लिगेशन है लॉ को ओबे करने का, ये अनडिराइव्ड है। हम किसी और प्रिंसिपल के ऊपर बेस नहीं कर रहे हैं, किसी और चीज़ से डिराइव नहीं कर रहे, और एक एब्सोल्यूट ऑब्लिगेशन है। सो ये अनकंडीशनल है, मतलब इसमें कोई कंडीशंस नहीं लगा सकते। ऑब्लिगेशन है सो एग्जिस्ट कर रही है। would be only a prima facie obligation, not an absolute one. Since we would regard many existing regimes and their associated bodies of law as iniquitous and none as ideal, we cannot wish that people anywhere should have so strong a respect for the law as to feel absolutely obliged to obey it all the time, regardless of all other moral and prudential considerations. चाहे हम कितनी moral और prudential considerations कर ले, कितने reasons provide कर दे, कितनी morality basis को provide कर दे, लेकिन उसके बावजूद इतना strong respect of law नहीं आ सकता। This is a very practical and this is a reality, practical situation, और यही reality है। Rather, we would wish them to feel that countervailing considerations may sometimes and with bad laws and bad regimes will quite often make it permissible and perhaps obligatory to break the law. तो हमें उन्हें ये दिखाना है कि अगर people should feel this as well, कि अगर कोई लॉ बुरा है तो उसे ब्रेक भी करना पड़ सकता है, and it is obligatory. बैड रिजीम्स एंड बैड लॉज को ब्रेक करना भी ऑब्लिगेशन है और गुड लॉज को फॉलो करना भी ऑब्लिगेशन है, दोनों चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ लॉ को फॉलो करना है, ओबे करना है, लेकिन हमारा ऑब्लिगेशन ये भी कहता है कि अगर वो लॉ बुरा है तो उस लॉ को हमें ब्रेक करना है। द प्रपोज्ड ऑब्लिगेशन इज देयरफॉर नॉट एज राज पुट्स इट अ ड्यूटी टू ओबे द लॉ एज इट इज। तो ऐसा नहीं है कि राज ऐसे बोलते कि बस हमें लॉ को फॉलो करना है क्योंकि हमारी ड्यूटी है लॉ को फॉलो करना, लेकिन लॉ डिमांड करता है कि हम उसको ओबे करें। ये लॉ का नेचर है कि हम उसको ओबे करें, क्योंकि बिना लॉ के, बिना सिस्टम ऑफ लॉ के कोई भी ग्रुप, कोई भी कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो राज के अकॉर्डिंग जो लॉ है वो कुछ एक्सक्यूजिंग कंसिडरेशंस को वैलिड रिकग्नाइज कर सकता है, बट इट क्लेम्स द अथॉरिटी टू से व्हाट इज एंड व्हाट इज नॉट टू बी एक्सक्यूज। तो लॉ के पास ये इंटरनल अथॉरिटी है लॉ की ये कमांड करना कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज नॉट राइट, क्या चीज़ एक्सक्यूज करी जा सकती है लेकिन किस चीज़ के लिए पनिशमेंट मिलना जरूरी है, किस चीज़ को सिर्फ नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो एटीट्यूड ऑफ रिस्पेक्ट जो है लॉ के लिए, इट इज नॉट फुली कंसीड दैट अथॉरिटी बट नीदर डज इट कंप्लीटली विथहोल्ड इट। The notion that is required here lies between that of a final obligation to obey the law as it demands to be obeyed and that of a mere prima facie reason to obey। कि लॉ डिमांड करता है कि लॉ को फॉलो करना है, लॉ को ओबे करना है। It is notion of an obligation which has some power to exclude other considerations and yet which can itself be overruled। तो ये obligation को हम overrule कर सकते हैं। कब overrule कर सकते हैं? In cases of bad laws। तो ये obligation की power है कि हम law को follow करें, law को obey करें, law को respect करें, लेकिन इसकी power ये भी है कि हम bad laws को remove करें, हटा दें। People would feel that there is always something wrong about the violating or of any valid law even in those circumstances such there is where there is a balance the right thing to do। तो ये लोगों को ऑफकोर्स दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, लोगों को लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि लॉ को तोड़ना, लॉ को ब्रेक करना इज अनकंफर्टेबल। भले ही वो लॉ गलत है लेकिन फिर भी इट इज नॉट वेरी इजी, वो एक अनकंफर्टेबल चीज़ है ही। इफ एनीवन थिंक्स दैट दिस प्रपोजल इज इनकोहेरेंट ही माइट रिफ्लेक्ट एंड फाइंड दैट इट इज जस्ट अ कॉम्प्लिकेटेड एटीट्यूड दैट वी ऑलरेडी थिंक अप्रोप्रिएट विथ रिगार्ड टू द ब्रेकिंग ऑफ प्रोमिसेस, द फेलिंग टू पे अ डेट ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड परहैप्स इवन विथ रिगार्ड टू लाइंग। तो ये कॉमन चीज़ है जो हर किसी के साथ होती है, छोटी से छोटी चीज़, जैसे कि एक छोटा सा प्रॉमिस ब्रेक करने में भी हमें बुरा लगता है, हमें अनकंफर्टेबल फील होता है। वी फील दैट ब्रेकिंग दैट प्रॉमिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, भले ही वो छोटा सा प्रॉमिस हो। हमने मान लो कोई छोटी सी चीज़ के लिए प्रॉमिस किया हो, कि आई गिव यू अ चॉकलेट, ये बहुत छोटा सा प्रॉमिस है लेकिन इसको ब्रेक करने में भी हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। या फिर सिंपल थिंग ऑफ पेइंग अ डेट ऑफ ग्रैटिट्यूड, एक सिंपल थैंक यू ना बोलने पर हमें अनईजी फील होता है कि द पर्सन हेल्प मी एंड आई वाज नॉट एबल इवन टू से थैंक यू टू हिम और हर, बी ग्रेटफुल टू हिम। तो इसी तरीके से लॉ को ब्रेक करना इज अ लिटिल अनकंफर्टेबल। तो लॉ अपने आप में उसका इंट्रिंसिक नेचर है कि वो डिमांड करता है रिस्पेक्ट, वो डिमांड करता है कि वी ओबे द लॉ, वी फॉलो द लॉ। बट व्हाई इज इट बेटर दैट पीपल शुड हैव दिस एटीट्यूड रादर दैन ऑफ प्रिजर्विंग वंस जजमेंट एग्जामिनिंग ईच सिचुएशन एज इट अराइजेस? ऐसा क्यों है कि हमारा ये एटीट्यूड है कि अगर हम कई बार एक बैड लॉ को भी ब्रेक करें तो हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, रादर दैन लुकिंग एट द होल सिचुएशन। जैसे कि हम क्या, मतलब जैसे जैसे एक एक सिचुएशन आती जा रही है हम उसको एग्जामिन करने के बजाय हम इन जनरल उसके बारे में अनकंफर्टेबल फील करते हैं।
हम एक चीज़ को दूसरे से अलग नहीं करते हैं. बिफोर वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन वी मस्ट नो व्हाट द ऑल्टरनेटिव प्रपोजल इज, दैट इज बाय व्हाट rival principles our judgment is to be guided. The standard social situation is one of a partial conflict of interest that generates problems that are forms of approximating to that of a multi-person prison's dilemma. Norms of various kinds can be seen as having the function of solving such dilemma. कि जो बहुत सारे laws हैं, norms है, वो कई बार dilemmatic problems को भी solve करते हैं. ऐसी situations में जहाँ पर we don't know the answer, what should be done and what should not be done, वहाँ पर norms and laws play में आते हैं. But we can ask what sorts of norms do or can perform this task. In principle, perhaps a norm of rational benevolence, if it were effective in controlling people's conduct, could do the trick. कैसा नॉर्म जो कि लोगों के कंडक्ट को कंट्रोल कर सकता है, उनके कंडक्ट को वहाँ तक कंट्रोल कर सकता है कि वो पर्सन एक ऐसा कंडक्ट ना करे जो दूसरे पर्सन के लिए अनकंफर्टेबल हो, दूसरे पर्सन को अनईजी बना दे, हार्म पहुंचाए. इन प्रैक्टिस वी फाइंड दैट द वर्क इज डन रादर बाय सच नॉर्म्स एज दीज, मेक एंड कीप म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट्स विद अदर. ये एक नॉर्म है, दिस इज नॉट अ लॉ, दिस इज अ नॉर्म, एक सोसाइटल नॉर्म है. हेल्प दोज हु आर हेल्पिंग, हैव हेल्प्ड और विल हेल्प यू, जॉइन इन एंटरप्राइजेस दैट प्रमोट पब्लिक गुड्स इन विच विल यू शेयर एंड प्ले अ पार्ट इन देम. तो ये नॉर्म्स है. पब्लिक एंटरप्राइजेस में अपना ड्यूटी फॉलो करो, क्योंकि आप भी उस पब्लिक से, आप भी उस चीज़ से बेनिफिट लोगे. अगर आप बेनिफिट ले रहे हो तो आपको भी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए. जो आपकी हेल्प कर रहा है या करेगा या जिसने करी है उसकी आप भी हेल्प करो, यू नो, या ऐसे भी हेल्प करो, या एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट्स करो कि जो आपको भी फायदे में हो, दूसरे पर्सन के भी फायदे में. ये नॉर्म्स हैं जो कि एक पर्सन के कंडक्ट को गवर्न करती है. These norms, unlike that of rational benevolence, are all built in some way on the notion of reciprocation, and some but not all suggest collective action and collective responsibility. तो ये नॉर्म्स दो चीज़ों के ऊपर बेस्ड है मोस्टली. एक तो रेसिप्रोकेशन, क्योंकि हम कर रहे हैं, दूसरों से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और दूसरे कर रहे हैं तो उनकी हमसे भी एक्सपेक्टेशन होगी, और हमें उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी रेसिप्रोकेशन को भी आंसर करना है. और एक दूसरा हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं उस गुड, उस एडवांटेज का पार्ट है. अगर हम सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेंगे, जैसे मान लेते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इन्हांस करने में हम कंट्रीब्यूट करें, तो कहीं ना कहीं हम भी उस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का एडवांटेज लेंगे. तो अगर हम किसी चीज़ का एडवांटेज ले रहे हैं, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम भी उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें. इट इज़ नॉट टू डिफिकल्ट टू सी व्हाई सच नॉर्म्स एज दीज हैव psychological and sociological advantages over that of rational benevolence. They can more easily grow out of and harmonize with the prior motives and interests, often though not always either egoistic or self-referentially altruistic, which in themselves give rise to the initial dilemmas. Another norm that is in effect of the same reciprocal sort is that which prescribes honesty with regard to property, or tells people not to take one another's position without their consent, or rather this norm is of this reciprocal sort provided that all the persons concerned have some property that they wish others to respect. तो ये norms किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? इसी एक्सपेक्टेशन के ऊपर बेस्ड है कि अगर एक नॉर्म एक पर्सन को एक्सटेंड कर रहा है तो वो दूसरे पर्सन पर भी एक्सटेंड करेगा. और एक पर्सन इतनी रिस्पेक्ट रखता है कि अगर वो खुद भी कि अगर दूसरा पर्सन भी उस नॉर्म को फॉलो कर रहा है तो वो इतनी रिस्पेक्ट रखता है कि उस पर्सन की भी ड्यूटी है उस नॉर्म को फॉलो करना. The norm that lays down a prima facie obligation to obey the law as such is a further, though more extensive, reciprocal norm, like those that prescribe gratitude and loyalty to friends, collective action, or forbearance and honesty by property. ये भी कुछ नॉर्म्स हैं. आप अपने फ्रेंड के साथ आपको लॉयल रहना चाहिए. ये अगेन एक रेसिप्रोकल नॉर्म है कि आप एक्सपेक्ट करते हो आपका फ्रेंड आपसे लॉयल रहे, झूठ ना बोले, और इन टर्न आप भी अपने फ्रेंड के साथ लॉयल्टी को दिखाओगे. सेम अबाउट ऑनेस्टी विद प्रॉपर्टी एंड स्टफ. What the law defines and helps to maintain in some existing cooperative social practice, though the cooperation may be on a very unequal terms with creating differential advantages for some groups as opposed to others. The general recognition of an obligation to obey the law therefore shares with these other reciprocal norms or feature that makes it simply more viable than the norm of rational benevolence. तो ये जो norms हैं, ये दो मेन चीज़ों की, ये rationality के ऊपर social cooperation and reciprocation of actions and expectations के ऊपर ज़्यादा based है. और कई बार हो सकता है कि जो social cooperation हो रहा है वो बहुत ज़्यादा unequal है, डिफरेंसेस हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस में, लेकिन उसके बावजूद एक सोशल कोऑपरेशन मेंटेन हो रहा है. लेकिन ये हमेशा ज़्यादा बेटर है कि लोग इसको रिकग्नाइज करें कि ये जो ऑब्लिगेशन है उस ऑब्लिगेशन को रिकग्नाइज करें, rather than examine each situation as it arises in the light of various other forms of reciprocity and collective action. तो हर सिचुएशन को ऑब्जर्व करने से ज़्यादा बेटर क्या चीज़ है कि उन्हें उस ऑब्लिगेशन को रिकॉग्नाइज करना है, ना कि उन्हें उसे हर स्टेज को देखना है, हर स्टेज को रियलाइज़ करना है, हर सिचुएशन को रियलाइज़ करना है कि अच्छा यहाँ पर ये कलेक्टिव एक्शन है, यहाँ पर रेसिप्रोसिटी है, तो हमें इसको फॉलो करना है. Given the fact that there is a working system of law, it may do no harm if a few people feel no obligation to obey the law as such, but instead consider each problem in the light of others. तो अगर हम देखें कि एक पूरे सिस्टम में देखें, कुछ लोग हैं जो इन जनरल किसी ऑब्लिगेशन को फील नहीं करते हैं, लेकिन हर सिचुएशन को अलग तरीके से देखते हैं. अगर कुछ ऐसे लोग हैं, स्टिल द सिस्टम कैन वर्क, क्योंकि एक परसेंटेज ऑफ पीपल कैन थिंक सो, कि उनका कोई जनरल ऑब्लिगेशन नहीं है लॉ को फॉलो करने का, ओबे करने का.
provided that they take into account in their deliberations the fact that there is this working system of law. तो भले ही वो हर सिचुएशन को देखो, हम जो बार बार ये बात कर रहे हैं कि यू नो सी ईच प्रॉब्लम इन द लाइट ऑफ अदर, ईच प्रॉब्लम इन द लाइट ऑफ अदर, इसका मतलब ये है कि हम हर सिचुएशन को इंडिविजुअली देखकर उसको एनालाइज कर रहे हैं और फिर हमारा कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर रहे हैं. अगर हमारा जनरल ऑब्लिगेशन है फॉलो करने का तो हम बस वो सिंपली करेंगे, लेकिन अगर हम हर प्रॉब्लम को देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि हम लोग हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर डिसाइड कर रहे हैं. हमारा बिहेवियर जो है वो हर सिचुएशन के एनालिसिस के ऊपर हम बेस कर रहे हैं. लेकिन वो ये चीज़ भी सिर्फ तभी वर्क कर पाएगी फॉर सम पीपल अगर वो एक सिस्टम ऑफ लॉ को रिकग्नाइज करे कि भले ही वो हर प्रॉब्लम को इंडिविजुअली व्यू करे, लेकिन उसके बावजूद एक सिस्टम ऑफ लॉ एग्जिस्ट कर रहा है जिसको उन्हें भी मेंटेन करके रखना है. बट इट डज नॉट फॉलो दैट ऑल वुड बी वेल इफ नियरली एवरीवन डिड दिस. अगर हर कोई ऑब्लिगेशन को ना रख के हर प्रॉब्लम को एनालाइज करेगा तो फिर ये पॉसिबल नहीं है. We are able to have a working system of law for such refined thinkers to take into account only because there are many who recognize the simpler immediate obligations to obey the law as such. In other words, the reserved attitude is acceptable only where it is parasitic upon simple respect of the law. कि भले ही हम हर प्रॉब्लम को, कुछ लोग हैं जो हर प्रॉब्लम को इंडिविजुअली एनालाइज करें, लेकिन वो भी तभी सिस्टम वर्क कर पाएगा फॉर ओनली सम पीपल जब वो एक जनरल रिस्पेक्ट फॉर लॉ को एटलीस्ट रिकग्नाइज करें. इफ एवरीवन अडॉप्टेड दिस reserved attitude and relied only on other norms, there would be at least coordination problems for which legal norms and some direct regard for them the obvious solution. उसी समय पर तो मतलब अगर थोड़ा बहुत भी हमने इस रिस्पेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया तो एक कोऑर्डिनेशन सोसाइटी में हम ज़रूर मेंटेन कर पाएंगे, जिसके लिए लीगल नॉर्म्स भी प्रोवाइडेड है जो हमें यू नो लीगल नॉर्म्स और जो हमें उसके सोल्यूशन देंगे, मतलब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देंगे, लेकिन उसके लिए हमारा एक जनरल रिस्पेक्ट फॉर लॉ होना ज़रूरी है. उसी समय पे ये जो रिस्पेक्ट फॉर लॉ है मे एंड कॉमनली विल फॉल शॉर्ट ऑफ द आइडेंटिफिकेशन विद सोसाइटी ऑफ विच राज स्पीक्स. तो राज बोलते हैं कि हमारा जो रिस्पेक्ट फॉर लॉ है ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हम सोसाइटी के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करें कि हम एक मेंबर है सोसाइटी के, तो हमें लॉ को रिस्पेक्ट करना चाहिए जो सोसाइटी को गवर्न कर रहा है. वन कैन हैव दिस एटीट्यूड टू रिस्पेक्ट द लॉ ऑफ अ कंट्री ऑफ विच वन इज नॉट अ सिटीजन. तो ज़रूरी नहीं है कि आइडेंटिफिकेशन जो है यही एक रीज़न है रिस्पेक्ट फॉर लॉ. हो सकता है हम किसी कंट्री का सिटीजन नहीं, लेकिन फिर भी हम उस कंट्री के लॉज को रिस्पेक्ट करते हैं. Okay, but which one is only visiting for a few days? Equally, a citizen can have this attitude to the legal system of his own country, recognizing that it performs a social function or that it defines to some extent an existing cooperative practice, while at the same time being aware that the cooperation is on very unequal terms, that the law enshrines much that is unjust or tyrannical, and being therefore by no means disposed to identify himself at all thoroughly with that society. तो हो सकता है कि उसका ये एटीट्यूड जो है वो अपनी खुद की सिस्टम के लिए भी, अपनी खुद की कंट्री के सिस्टम के लिए, लेकिन कई बार ये भी वो सिटीजन रियलाइज़ करता है कि उस सिटीजन से मतलब ही द पर्सन इज रिस्पेक्टिंग द लॉ, लेकिन वो रिस्पेक्ट जो है वो गुडनेस के टर्म्स में नहीं है, वो रिस्पेक्ट कर रहा है लॉ को, लेकिन एट द सेम टाइम वो पर्सन ये भी रियलाइज़ कर रहा है कि जो रिस्पेक्ट ऑफ लॉ के मतलब जो कोऑर्डिनेशन राइज हो रहा है सोसाइटी में वो बहुत ही ज़्यादा अनइक्वल है. और वो खुद ही अपने आप को कहना कि सोसाइटी के साथ आइडेंटिफाई नहीं करता है या सोसाइटी का जो कोऑर्डिनेशन है उसके साथ वो अग्री नहीं करता है. हाउएवर जितना अच्छा लीगल सिस्टम होगा हम उतनी ज़्यादा उसके साथ आइडेंटिफाई करेंगे, अपने आप को सोसाइटी का पार्ट मानेंगे. तो यहाँ पर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस का है वो है फीचर्स दैट राज सम्स अप अंडर द टाइटल ऑफ द रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ के बाद राज करते हैं दोज फीचर्स आर दैट द लॉज आर पर्सपेक्टिव, ओपन, क्लियर एंड रिलेटिवली स्टेबल, एंड मेकिंग ऑफ पर्टिकुलर लीगल ऑर्डर्स इज गाइडेड बाय ओपन, स्टेबल, क्लियर एंड जनरल रूल्स. देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, द प्रोसीजरल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल इंजस्टिस आर ऑब्जर्व्ड, द कोर्ट्स आर एक्सेसिबल, क्राइम प्रिवेंटिंग एजेंसीज आर नॉट एबल टू परवर्ट द लॉ, एंड द कोर्ट्स हैव सफिशिएंट पावर्स टू रिव्यू ऑफ लेजिस्लेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन टू बी एबल टू मेंटेन दिस रूल ऑफ लॉ. तो रूल ऑफ लॉ के बारे में जो राज बात करते हैं वो रूल ऑफ लॉ क्या है, ये सारी चीज़ें अगर फॉलो हो रही है तो कि लॉ स्टेबल है, क्लियर है, ओपन है, जस्ट है, जनरल रूल्स है, जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट है, सारे प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल फॉलो हो रहे हैं, करप्शन नहीं हो रहा है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट भी और उसके पास इतनी पावर भी कि वो लेजिस्लेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी इंडिपेंडेंटली डिसाइड कर सके और रूल कर सके. ये सारी जो चीज़ें हैं जो रूल ऑफ लॉ मेंटेन करेगी, क्योंकि इससे हमारी लॉ के लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी, क्योंकि लॉ गुड है, लॉ के लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी और हम सोसाइटी के साथ उतना ज़्यादा अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे हमारी खुद की सिस्टम में, हमारी खुद की कंट्री में. दीज फीचर्स डू नॉट इन देमसेल्व्स मेक अ regime just or fair, but contrasting deficiencies in these respects greatly diminish the tendency of law to fulfill the sort of function that we may see as its raison d'etre. So the better a legal system is in this and other ways, the more closely the obligation to obey the law as such will connect with other norms of reciprocity and collective action. जितना ज़्यादा ये लॉ जो है, रूल ऑफ लॉ जो है, जितना अच्छा बेटर लीगल सिस्टम है इन तरीकों से जो भी हमने मेंशन किया या दूसरे तरीकों से, उतना ज़्यादा जो होगा हमारी कनेक्ट होगी सोसाइटी की, रेसिप्रोसिटी उतनी ज़्यादा होगी, कलेक्टिव एक्शन उतना ज़्यादा होगा. और ये फीचर्स जो है, इन फीचर्स के फॉलो होने से कोई सिस्टम जो है वो जस्ट या फेयर नहीं बन सकता, लेकिन अगर ये फीचर्स एब्सेंट है, इन फीचर्स के ना होने से इनकी डेफिशिएंसी से, इन फीचर्स की कमी से, इट इज़ व्हाट की लॉ जो है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है अपने
द रीज़न टू बी जिसे बोला जाता है, रेजॉन द थ्रू द रीज़न टू बी। तो इन सारी प्रिंसिपल्स या इन सारी चीज़ों की कमी के होने की वजह से लॉ अपनी ड्यूटी खुद, मतलब लॉ जिस वजह से हो रहा है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है। दैट विच रिस्पेक्ट रिक्वायर्स will coincide more with actions that can be seen as being in their own right contributions to cooperative practices. So रिस्पेक्ट के लिए ज़रूरी है कि हम उस लॉ का एक्शन देखें कि वो कोऑपरेटिव प्रैक्टिस में टर्न कर रहा है, वो रेसिप्रोसिटी को फॉलो कर रहा है, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ ला रहा है। कि कई बार अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है तो उसमें इंडिविजुअल्स कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, दोनों का एडवांटेज नहीं हो रहा है, दोनों का डिसएडवांटेज नहीं हो रहा है, सॉरी, वहाँ पर, या फिर इन सब चीज़ों से। तो we are not trying to derive an obligation to obey the law as such from these other obligations. हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब हम एक ऑब्लिगेशन को इन्वेंट कर रहे हैं तो हम किसी और ऑब्लिगेशन से ऑब्लिगेशन को ड्रॉ करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑब्लिगेशन जो है टू ओबे द लॉ ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, अनडिराइव्ड है। हम किसी और चीज़ से डिराइव नहीं कर रही है, अपने आप में अनडिराइव्ड है। हमें उस ऑब्लिगेशन को फॉलो कर, हमें ऑब्लिगेशन होना चाहिए बस। बी फेल्ट एज स्ट्रॉन्गर एज इफ इट ऑफन coincides with similar principles of reciprocity and union instead of conflicting with them. We can also be happy that it should be felt as stronger and these circumstances, ऐसे circumstances जिसमें cooperation मेंटेन हो रहा है, जिसमें यूनियन है, यूनिटी है, ऐसे केसेस में तो ये ऑब्लिगेशन और भी ज़्यादा हमें फील होना चाहिए। वी कैन नाउ रिप्लाई टू राजेश मॉर्निंग दैट द आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम प्रॉमिसिंग एंड कैजी एस्टॉपल आर नॉट ओनली इंटेलेक्चुअली मिसगाइडेड, दे आर ऑल्सो मॉरली पर्निशियस बिकॉज दे सजेस्ट दैट एवरी इंडिविजुअल इज इनएविटेबली obliged to obey the law of his society regardless of how good or bad that law may be. तो राज का क्या कहना है कि जो ऑब्लिगेशन है वो क्या फोर्स करता है किसी इंडिविजुअल को कि आपको अपना लॉ फॉलो करना ही, चाहे वो लॉ गलत हो, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो। दिस वुड बी एन ऑब्जेक्शन अगेंस्ट अ कैसी कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी व्हिच वाज फाउंडेड ऑन अ फिक्शियस कैसी कॉन्ट्रैक्ट इन्वेंटेड फॉर द पर्पस, बट द ऑब्जेक्शन हैज नो फोर्स अगेंस्ट द प्रेजेंट सजेशन दैट वी मे होप दैट पीपल विल रिकॉग्नाइज एन ऑब्लिगेशन टू ओबे द लॉ एज सच merely as prima facie obligation which is present indeed even in bad regimes but in much weaker here there than in good ones, and which is strengthened by the extent to which there are genuine not fictitious quasi contractual relations whose रिक्वायरमेंट्स कॉन्सेप्ट विद द प्रपोज्ड ऑब्लिगेशन टू ओबे द लॉ। तो ये बात है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है तो वो जेन्युइन है, वो फिक्शियस अग्रीमेंट नहीं है। और बैड जो रेजीम्स है उसमें ये ऑब्लिगेशन ऑफकोर्स बहुत वीक होगा, लेकिन जो गुड रेजीम्स है, गुड लीगल सिस्टम्स हैं, वहाँ पर ये ऑब्लिगेशन टू ओबे द लॉ ज़रूर स्ट्रॉन्ग होगा, और उससे वो रेसिप्रोसिटी वाली फीलिंग भी जनरेट होगी, कोऑर्डिनेशन भी जनरेट होगा, और ये कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस भी रियलाइज होंगे वहाँ पे कि एक कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस और एक एक्सपेक्टेशन और रेसिप्रोसिटी हमारे बीच में सिटीजन्स के बीच में एग्जिस्ट करती है। It is of course no accident that what I am saying here about the obligation to obey the law as such bears a close analogy to what Hume says in a treatise of human nature about the origin of government and duty of allegiance. तो जैसे डेविड ह्यूम treatise of human nature की बात करते हैं, वो ये obligation जो है वो कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है कि हमारा obligation जो है वो गवर्नमेंट, लॉ, ड्यूटी ऑफ अलीजियंस की, हमें डेविड ह्यूम जैसे ड्यूटी ऑफ अलीजियंस की बात करता है कि इट इज़ आवर ड्यूटी टू follow that, to duty to be allegiated to that law, to the government. Allegiance to a government and obligation to obey the law are practically equivalent. कि डेविड ह्यूम जहाँ गवर्नमेंट की बात कर रहा है या लॉ को फॉलो करना, वो कहीं ना कहीं एक जैसी चीज़ें ही हैं, सिनोनिमस हैं, क्योंकि वो सिर्फ एम्फेसिस में डिफर करते हैं गिवन टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स एंटिटी टू विच रिस्पेक्ट में बी शोन. Hume insists, as I do, that it is neither necessary nor possible to derive the duty of allegiance from some other moral principle. तो जैसे अभी यहाँ पे हमने इन्वेंशन की बात करी, ह्यूम भी यही सजेस्ट कर रहे हैं कि ये जो हम गवर्नमेंट की तरफ अपना अलीजेंस दिखा रहे हैं, अपना रिस्पेक्ट या हमारा फॉलो दिखा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ, वो किसी और मॉरल प्रिंसिपल से नहीं आ सकता. वी हैव इन्वेंटेड एन इंडिपेंडेंट प्राइमा फेसी ऑब्लिगेशन to any de facto government. This obligation is not absolute. Indeed, we all implicitly understand that resistance or rebellion is justified if a government becomes extremely oppressive. तो इस चीज़ को डेविड ह्यूम भी एक्सेप्ट करते हैं, ऑथर मैकी भी एक्सेप्ट करते हैं कि अगर कोई ऐसा सिस्टम है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव हो गई है गवर्नमेंट, या लॉ बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव हो गई है, बैड रजीम है, तो उसके अगेंस्ट हम लोग हम ऑब्लाइज्ड है, उसके भी अगेंस्ट हम ऑब्लाइज्ड है कि उसके अगेंस्ट हमें एक्शन लेना है. तो ये जो ऑब्लिगेशन है लॉ को ओबे करना या गवर्नमेंट को के लिए अलीजेंस रखना, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट मॉरल प्रिंसिपल है. TTC में ह्यूम आर्ग्यू करते हैं कि जो अलीजेंस है वो बाकी आर्टिफिशियल वर्चूज़ की तरह ऑटोमेटिकली ग्रो होते हैं. ठीक है, ह्यूमन इंटरेस्ट में जब पार्शियल कॉन्फ्लिक्ट आता है, मतलब वो ऑटोमेटिकली ग्रो होने वाली चीज़ है ये जो अलीजेंस है इन एनी ऑर्डिनरी सोशल सिचुएशन. Others, most notably Bentham, have interpreted Hume as himself putting forward a utilitarian view, and there are remarks that at least allow this interpretation. It may be asked whether my own discussion is not, after all, a derivation of a prima facie obligation to obey the law from some kind of utilitarian principle. This is not what I intend. There may well be some form of indirect utilitarianism that could derive a norm of prima facie obligation to obey law as such from the fact that widespread acceptance of such a norm is both possible and beneficial. तो बेंथम भी ह्यूम के साथ अग्री करते हुए यही बोलते हैं कि कहीं ना कहीं जो अलीजियंस है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि जो
जो बेंथम भी हमारे सिलेबस में है, जो जिसका वीडियो आप चैनल पे जाके अपलोडेड है, चैनल पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि एक ओबीडियंस होना चाहिए, एक अलीजियंस होना चाहिए टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, जो कि इट इज़ पॉसिबल, बेनिफिशियल, और ये होता ही है। अगर एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ लॉ एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहाँ पर एक ऐसा अलीजियंस एग्जिस्ट करेगा। आई डू नॉट थिंक हाउएवर दैट मच कैन बी मेड ऑफ दिस सजेशन. दिस नॉर्म इज मोर immediately acceptable in itself than in the utilitarian principle in whatever form it may be from which this norm would be derived. तो पहले ये यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये यूटिलिटेरियनिज्म है या नहीं है, लेकिन ऐसा एक चीज़ ऑब्लिगेशन जो है एग्जिस्ट करना चाहिए. The plausibility of any form of utilitarianism rests on the plausibility of some principle of universal natural benevolence, and has been argued norms of reciprocation have an advantage over such a principle. कि अगर हमारे रेसिप्रोकेशन वाली फीलिंग्स हैं, अगर हमारी कोऑपरेशन वाली, कोऑर्डिनेशन वाली फीलिंग्स है, रिस्पेक्ट फॉर लॉ है, ऑब्लिगेशन है, तो ये जो होगा ये एडवांटेज है टुवर्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म. यूटिलिटेरियनिज्म मतलब ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, कि अगर हम लॉ के लिए ऑब्लिगेटेड है, एलिजिएटेड है अगर हम गवर्नमेंट के थ्रू, तो ये ज़्यादातर लोगों के लिए ज़्यादातर हैप्पीनेस क्रिएट करेगा. मोर ओवर एनीथिंग वर्थ calling utilitarianism is an exact sense is committed to maximization based on calculations involving interpersonal comparisons of degrees of satisfaction or pleasure or happiness. Such maximizing calculations may be morally objectionable in such that they neglect questions of distributive justice or the rights of individuals. In any case, they are quite impracticable. Finally, any suggestion that by deriving our norm from utility, we would make it more precise and determine more exactly what Hume calls the measure of allegiance. The point at which this prima facie obligation is outweighed by other consideration is illusory. Precise measures of utility itself are not to be found. तो बेंथम हालांकि बोलते हैं कि गवर्नमेंट को अलीजेंस रखना, लॉ के लिए ओब्लिगेशन रखना जो है वो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा, लेकिन इट्स नॉट वेरी क्लियर कि यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल्स एक्चुअली या यूटिलिटेरियन मेजर्स एक ऑब्लिगेशन में फाउंड है या नहीं. लेकिन बेंथम का यही मानना है, ह्यूम का यही मानना है, बेंथम का यही मानना है कि ऑब्लिगेशन होने से मैक्सिमम हैप्पीनेस जनरेट होगी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ हैप्पीनेस होगा. I admit that if it is an independent norm, the strength of this prima facie obligation is weak. तो ये चीज़ वो ज़रूर होती है कि अगर हम एक ऐसा ऑब्लिगेशन इन्वेंट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट है, अनडिराइव्ड है, तो ऑफकोर्स वो बहुत ही वेग होगा, हमने किसके ऊपर काफ़ी अनक्लियर होगा उसका फाउंडेशन, और उसके लिए बहुत ज़्यादा हम गाइडेंस दे नहीं सकते लोगों को डिसाइड करने के लिए कि लॉ को ब्रेक करे या ना करे. कई केसेस में मतलब ये ऑब्लिगेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा लोगों को हेल्प डिसाइड करने के लिए कि कोई लॉ को ब्रेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. जो बेस्ट है जो हम कर सकते हैं इसके बारे में सोचना, वेल डिस्क्राइब स्पेसिफिक केसेस एंड सी वेदर एनीथिंग लाइक अ कंसेंसस among reasonable people emerges. We might well take the problem that Crito and Socrates faced as one such specimen case, but I doubt whether a consensus will emerge about it. If I were in Crito's position, my final speech would be rather different from the one that Plato reports. There is nothing Socrates that I can say. I would say instead, our legal system, Socrates, though not that as legal systems go, is still far from ideal, and you are making the obligation to obey its orders much too strong. On the other hand, the reasons against obedience are, I admit, not very strong in your case. It might be different if there were no one on whom you could rely to look after your children, or if you were 20 years younger or had some considerable part of your life's work still to do. As things are, I cannot strongly dissuade you. It is for you to decide, and I understand and respect, though I do not really agree with the reasons for your decision. तो क्रीटो ने जैसे बोला था कि सोक्रेटिस को कि you should run away from the prison, you should not take that hemlock जो poison था, and you should not die. तो उसकी जगह ऑथर बोल रहे कि अगर वो होते तो वो ये बोलते कि वो इसके लिए क्या रीजंस देते कि दो हमारा लीगल सिस्टम इतना बुरा नहीं है लेकिन फिर भी आइडियल नहीं है, इसके लिए रीजंस हो सकते हैं हम फॉलो करें, रीजंस ना हो सकते हैं फॉलो करें, लेकिन क्रीटो बोलते हैं कि इट इज़ योर डिसीजन, आपको फॉलो करना है नहीं करना है. मैं उन रीजंस के साथ एग्री नहीं करूँगा, उन रीजंस के साथ कि आप क्यों इस लॉ के लिए ऑब्लिगेटेड हो, इसको फॉलो कर रहे हो, क्योंकि अभी तक ये एक आइडियल सिस्टम, आइडियल सोसाइटी नहीं है. Perhaps this is what Crito meant, and he merely expressed himself more succinctly. But it is worth stressing the notion which is built into our conventional morality, that it is for Socrates himself to decide. This is not mere pusillanimity and evasion. It recognizes that there will be a wide band of cases about which no consensus is to be expected. Reasonable people will differ in the strength they assign and given a legal system to the obligation to obey the law. तो एक consensus पे derive करना जहाँ पर सभी लोग या बहुत सारे लोग agree करें मुश्किल है. कई बार कई लोग reasons देंगे legal system में कि क्यों obey करना है, क्या obligation होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, obligation कैसे होनी चाहिए, हर केस के हिसाब से obligation different होगी. Balance works out between this norm and other moral and prudential considerations. Perhaps this fact too can be not only understood but also welcomed. There is therefore no general obligation to obey the law as such. लेकिन हमें इन्वेंट करने की ज़रूरत है, अभी प्री एग्जिस्टिंग नहीं है, और जो हम इन्वेंट करेंगे ऑब्लिगेशन वो मॉरल रीज़न पे ना हो, लेकिन वो एक अपने आप में एब्सोल्यूट हो, इंडिपेंडेंट हो, अनडिराइव्ड हो. उसकी स्ट्रेंथ जो है भले ही वो बदलती है लेकिन फिर भी वो स्ट्रॉन्गर रहेगी दैन डिराइविंग इट फ्रॉम मॉरल प्रिंसिपल्स, और वो ऑब्लिगेशन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जहाँ पर रूल ऑफ लॉ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे जस्टिस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. देयर ऑल्सो भी इंडिविजुअल वेरिएशंस अबाउट द रिलेटिव स्ट्रेंथ असाइन टू दिस एंड अदर मॉरल कंसिडरेशंस. तो वो ये भी इंक्लूड करना चाहते हैं कि इसमें इंडिविजुअल वेरिएशंस भी हैं, तो लेकिन दैट ऑब्लिगेशन कैन ऑल्सो बी इन्वेंटेड नॉट डिराइव्ड.